नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्स क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन लास्ट क्लास के अंदर आपके 8वें अध्याय की पूरी बातचीत कर चुके थे और अपन 7वीं क्लास के हमारा पर्यावरण जो पुस्तक है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। आज आपके 9वां अध्याय है जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो अब हमेशा की तरह अपन सबसे पहले आपके अध्याय का मतलब जानेंगे कि भाई साहब पाठ का मतलब क्या है। तो देखो, रेगिस्तान में जीवन, रेगिस्तान में मतू थे कि हम जो कि भाई रेगिस्तान की नहीं क्या होता वाला। तो देखो, रेगिस्तान के वे एडो इलाको भाई दो चीज है। रेगिस्तान जो हुए वो दो प्रकार को हुए, ठीक है ना। थे दो प्रकार हो रेगिस्तान में, समझ लो कि एक तो हुए सूखा यानी गर्म रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, ठीक है। और दूसरे नंबर का जो होता है वो होता है ठंडा। कैसा रेगिस्तान? ठंडा, जिसको अपन बोलते हैं शीत रेगिस्तान। दो प्रकार के होते हैं। और अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपके ये वाला है। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके है पश्चिमी राजस्थान में। अब पश्चिमी राजस्थान में कया कया जिला है बैठे खुद बता दियो, नहीं तो एक 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 झापड़ पड़े ले, ठीक है। उसके बाद में ठंडा यानी शीत रेगिस्तान, ये अपने राजस्थान में नहीं आता, ये आता है आपके उत्तर भारत में। उत्तरी भारत यानी जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां पे। समझ में आ गया? यानी और जो को रेगिस्तान है इनमें लोग की तरीके हो रहे हैं बारे में पूरी जानकारी ई पार्ट में दी हुई है, ठीक है। चलो, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके कि पेड़ पौधे एवं पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल में ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों के चरने के लिए घास न हो एवं फसल उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तो देखो, मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया कि भाई रेगिस्तान के दो प्रकार होते हैं, तो इसने क्या बताया है कि रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं। और देखो तापमान, हाँ यहाँ से तापमान के आधार पर जो रेगिस्तान होता है वो आपका गर्म या ठंडा हो सकता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि कार्य करके अपने बस्तियों को स्थापित कर लेते हैं, इसलिए वहाँ पे लोग रहने लगने जाते हैं या रहने शुरू हो जाते हैं। तो देखो, इसने एक मोटा मोटी आपको चीज बताई कि भाई रेगिस्तान वाला जो इलाका होता है वहाँ पे अगर कोई गर्म वाला रेगिस्तान है तो वहाँ पे जो तापमान होगा वो बिल्कुल कष्टकारी होगा, यानी बहुत ही खतरनाक तापमान होगा जो आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं होगा। जैसे आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहते हैं, अगर बाड़मेर, जैसलमेर या फिर इन पश्चिमी जोधपुर इन क्षेत्रों में रहते हैं, तो गर्मी के दिनों में यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, जो अपने शरीर के लिए अनुकूल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि भाई तापमान के आधार पर रेगिस्तान को दो भागों में बांटा जा सकता है, गर्म एवं ठंडे। और यहाँ आपकी शब्दावली के अंदर देखो रेगिस्तान करके क्या समझाया है। तो देखो, रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है। देखो, रेगिस्तान का मतलब क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो इन चीज को समझो भाई। रेगिस्तान की इन क्या है भाई? एडो स्थान जो को बिल्कुल हुकुड़ो है। हुकुड़ो का मतलब वहां पे बिल्कुल सूखा सूखा सा रहता है, ज्यादा ना तो हरियाली है। और जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च हो। अत्यधिक उच्च का मतलब तापमान उच्च रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी के मौसम में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके। और उसके बाद में निम्न तापमान रहता है एवं विरल वनस्पति। विरल का मतलब हमेशा ध्यान रखना, विरल का मतलब होता है कम। तो अपने उन्हें खेल लिया, बावलिया बहुत ही कम ही है, ज्यादा अब थे कि बावलिया गणा ही है। बावलियों कोई इतनी वनस्पति खास नहीं है। तो यहाँ पे वनस्पति अगर देखें तो गहरी वनस्पति होनी चाहिए, सघन वनस्पति होनी चाहिए, तो आपका वो क्षेत्र रेगिस्तान नहीं होकर के अच्छा क्षेत्र कहलाएगा या फिर वनस्पति वाला क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे विरल वनस्पति है, ठीक है। अब गर्म रेगिस्तान सहारा।
अपन पढ़ रहे हैं विश्व के संदर्भ में, ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में आपका सहारा महाद्वीप है, सॉरी सहारा रेगिस्तान है, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। अब मैं आपको महाद्वीपों के नाम बता चुके हैं ना। एक कौन सा अध्याय था जिसके अंदर मैंने आपको महाद्वीप बताए थे सारे के सारे, पुनः रिवाइज कर लेना इनको, ठीक है ना। देखो, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो देखो, ये जो सहारा मरुस्थल है, यह देखो, ये जो सहारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो 8.54 लाख है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32, देखो भारत का कितना क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताओ रे कितना है? 32, 87, 263, मैं इधर लिख रहा हूँ 32, 87, 263, ये इतना भारत का, और ये भारत के क्षेत्रफल से भी बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ये रेगिस्तान इतना बड़ा है, ठीक ना। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ। ओहो हो। और ये देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, सहारा रेगिस्तान जो है इसके 11 देश लगते हैं। कितने देश लगते हैं? 11 देश। कौन कौन से? अल्जीरिया, दूसरा चांड, तीसरा मिस्र, चौथा लीबिया, पांचवा माली, छठा मोरितानिया, सातवां मोरक्को, आठवां नाइजर, और नौवां सूडान, 10वां टूनिशिया, 11वां पश्चिमी सहारा, एक करके देश है वो लगे हुए। तो देखो, इससे कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो सहारा रेगिस्तान आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इससे कुल 11 देशों की सीमा लगती है। और इधर फोटो दिया हुआ है, ये फोटो आप सहारा रेगिस्तान का देख सकते हो। बिल्कुल सूखा सूखा सा है। ये देखो, छोटी छोटी वनस्पति है, झाड़ियां उगी हुई दिख रही है, और कोई आपको पेड़ नहीं दिख रहा। ये तो जो है वो पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ है, ठीक है, और ये पूरी रेत है, ठीक है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से ऊंची, अधिक ऊंची है। और यह जगह भाटा है नहीं, है भाटा, भाटा कटी कटी बहुत ऊंचा है, मगर ऊंचाई कितनी है? 2500 मीटर के आसपास है। तो कहने का मतलब वो है कि जो सहारा मरुस्थल है, अभी में पहली बात तो बजरी कंकड़ रेत सब धूल मिट्टी पाई जाती है, उसके साथ साथ में कुछ चट्टानी सतह जिसको पठार कहते हैं वो भी पाए जाते हैं। उसके बाद में आपका ये दिया हुआ है सहारा मरुस्थल का मैप, और यहाँ आपका दिया हुआ है एशिया महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा यूरोप, ऊपर ये यूरोप हो जाएगा, और यूरोप के जस्ट नीचे जो आपका है अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में ये देखो रेत रेत वाला जो इलाका दिख रहा है ना, ये यहाँ से ये इलाका, ये इलाका कौन सा है? ये आपका सहारा मरुस्थल का है। अब देखो इसमें 11 देश कौन से दिख रहे? देखो, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरातानियो, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, टूनेशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, और ये क्या है इधर भी थोड़ा थोड़ा देखो फैला हुआ है, ये देखो एरिट्रिया और सोमाली गणराज्य, ये सारी की सारी आपके सहारा मरुस्थल के भाग है, ठीक है ना। और सहारा मरुस्थल के साथ में अगर मैं बात करूं आपकी, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और ओके ओके नो प्रॉब्लम। इधर देखो, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे, यानी नदियां तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत बड़े गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो सहारा मरुस्थल है, आज से हजारों करोड़ साल पहले यहाँ पे है ना सारे जीव जंतु, और ये बिल्कुल हरा भरा हुआ करता था। लेकिन कुछ अचानक जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्कुल गर्म वाले क्षेत्र में बदल गया, और यहाँ का पानी है वो समुद्रों की तरफ चला गया। तो आपको समझ में आ गया सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और यहाँ आपके क्या बोल रहा हूँ मैं उसको, कौन कौन से देश इसके लग रहे हैं वो भी आपके इस मैप के अंदर दिख रहे हैं। अब चलो आगे, जलवायु। अब सहारा मरुस्थल की जलवायु के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना।
जलवायु सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। देखो सहारा जो मरुस्थल है उसकी जलवायु जो है वो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। अल्पकाल का मतलब होता है कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से बहुत ही गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विवरण होने से इसके ताप का विकर्ण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म गर्म हो जाता है और रात जो होती है वो अधिक ठंडी होती है और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। देखो थे एक चीज नोटिस करना कि जो रेत होती है ना वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। आप रेत के अंदर अभी दोपहर के अंदर पैर डालोगे तो बहुत गर्म लगेगी। जैसे ही थोड़ी सी ढलान वाला में सूर्य चला गया और सूर्य जैसे ही जमीन जमीन के अंदर छिपने लगेगा तब आप जमीन के अंदर पैर डालोगे तो आपको रेत बिल्कुल ठंडी होती नजर आएगी और रात के 8-9 बजे रेत बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो ध्यान रखना जो सहारा मरुस्थल है यहाँ की जलवायु को आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये तो पहली बात तो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, लेकिन रात दिन बहुत गर्म, दिन बहुत गर्म तथा रातें ठंडी होती है। ठीक है, ये चीज भी आप इसके अंदर साथ में याद रखना। अब इधर क्या आप जानते हैं, मैं देखो सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो यहाँ का सबसे अधिक तापमान अधिकतम इसकी बात करें तो 57 डिग्री 7। अभी की मैं बात करूं तो अभी का अपना टेम्परेचर हो रहा है लगभग 32-33 के आसपास। मैं मेरे रूम की बात करूं तो यहाँ का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कंप्यूटर के तापमान की बात करूं तो ये हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। और आप अगर इसका 57 डिग्री 7 मिनट अगर 7 मिनट सेल्सियस 57.7 डिग्री अगर सेल्सियस हो जाता है तो आप सोच लेना कितनी भयंकर गर्मी होती होगी। ठीक है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अब यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति और प्राणी पाए जाते हैं तो देखो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस खजूर। अब सहारा वनस्पति जो है इसमें क्या पाया जाता है, पहला बात पाया जाता है कैक्टस, उसके बाद में खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। और यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान जैसे खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप मिलेंगे आपको। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी। दूसरी बात यह है कि ऊंट है, लकड़बग्गा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप की प्रजातियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये देखो सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान। तो सहारा रेगिस्तान के अंदर इस तरीके से ये आपको खजूर के जो पेड़ होते हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी खजूर की जो जड़ें हैं वो काफी लंबी गहराई तक जाती है, इसलिए जो जमीन के अंदर भूगर्भ में पानी होता है वो उसको प्राप्त करके जिंदा रह सकती है। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आप इसके अनुसार ये क्या हो सकते हैं, देखो अब मिनक भाई जगह वैज्ञानिक है बे यूं कहे कि अठे मछलियों का कंकाल मिला, तो अब एक ही उदाहरण मान सको कि यहाँ पहले के जमाने में कोई समुद्र रहा होगा। पहली बात बताओ भाई, इतने मोटे एरिया में तो कोई तालाब नाडी तो होती को नहीं कि भाई मछली लाद गई। इतने बड़े क्षेत्र पे हुआ करते था समुद्र, और समुद्र के अंदर आपको मिलती है मछलियां। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोग। सहारा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। अब देखो सहारा रेगिस्तान है, ये बिल्कुल कष्टकारी जलवायु है और यहाँ पे विभिन्न लोगों के समुदाय निवास करते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेयुइन और तुरोंग शामिल है। अब ये यहाँ का समुदाय है, बेदुइन और तुआरेंग शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग चलवासी जनजाति वाले ये लोग, देखो कौन सी जनजाति, चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसी पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ को उगाते हैं। तो ध्यान रखना सहारा मरुस्थल वाला जगह लोग है बे के करे ज्यादातर कृषि कार्य, तो भाई रेत मदद के कृषि कार्य करे, रेत में तो कहीं बो ही तो उगे कहीं को नहीं, तो बे कहीं करे रेत के ऊपर जगह पौधा लगा हुआ है। अभी में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह पौधा है वो है खजूर। बस खजूर खाओ, मजा करो, खजूर खावानी मजा करवानी।
ठीक है ना। यहाँ चावल, गेहूं जो एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब ये मिस्र एक देश है और मिस्र देश के अंदर कपास उगाई जाती है। कपास मतलब होती है रुई, ठीक है ना। और कपास से अपने बनते कपड़े। तो मिस्र की जो कपास थी वो बहुत ही फेमस थी। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादक का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हुआ है। अब मजेदार बात यह है कि जगह सारा मरुस्थल में जगह देश यानी अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र, इसमें क्या हुआ है कि पेट्रोल की खोज हो गई और पेट्रोल की खोज होने के कारण यहाँ पे बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम जैसे खनिज भी निकलते हैं। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ के मस्जिदों से ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहा है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो ये तो आपकी सामान्य प्रश्न परिचय हो गया कि मतलब किस तरीके से लोग रहते हैं, कौन से फसल उगाते हैं, क्या क्या करते हैं। अब यहाँ क्या आप जानते वाले में भी पढ़ देते हैं। देखो, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। गर्त का मतलब बिल्कुल खाई टाइप। गर्त का मतलब आप समझो खाई। अब चाहे पानी में हो चाहे धरती पे हो, तो रेत अगर कहीं से लगा पानी, वो हवा जो अगर कहीं से एक जगह से चल रही है तो वो वहां से खाई कर देगी, गर्त बना देती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहां मरु उद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल को उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकता है। मोरक्को में टेफी लॉटलेट मरु उद्यान ऐसा है कि जो विशाल मरु उद्यान। अब ये जो मोरक्को देश है, इस मोरक्को देश के अंदर एक मरु उद्यान है जिसका नाम है टेफी लॉलेट, ठीक है, मरु उद्यान। और ये एक ऐसा विशाल मरु उद्यान है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठंडा रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान थे देख लियो। गर्म रेगिस्तान में आपके विश्व के संदर्भ में सिर्फ एक ही रेगिस्तान पड़ा है जिसको अपन ने पढ़ा है सहारा मरुस्थल, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख है। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख का और लद्दाख जो है वो आपके है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर है वो है आपके भारत में। जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत में। देखो, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय स्थित है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान। देखो, आपने 6 क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हिमालय की 3 श्रेणियां, एक वृहत हिमालय श्रेणी है, मध्य हिमालय श्रेणी और शिवालिक हिमालय श्रेणी। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय यानी वृहत हिमालय स्थित है और लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख एक कैसा रेगिस्तान है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। और इसके उत्तर में काक्रोस पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में अंदर जास्कर पर्वत श्रेणी है। और लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिसमें प्रमुख सिंधु नदी है। और ये नदियां गहरी घाटियों से एवं महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे गेगरी हिमानी कुछ जैसे उदाहरण आपको देख सकते हैं, ठीक है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग, ये एक लद्दाख की ऊंचाई वाला स्थान है, कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और एवं रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। और शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अब मेरी बात सुनो, मोटा मोटी आप यूँ समझो कि भाई और जो को लद्दाख है वो बिल्कुल बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आप जैसे जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाओगे तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होगी वहाँ पे आपकी फिक्स है कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पे यानी वहाँ पे जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, तापमान गिर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे तापमान गिर जाता है तो दिन के अंदर तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है अपने सर्दी के मौसम में भयंकर सर्दी पड़ती कि नहीं पड़ती, जिसके अंदर आप 5-6 राली के गोदड़े ओढ़ के आराम से बैठते हो घर के अंदर, वो वाला टाइप। तो वो दिन में होता है वहाँ। और अगर रात की बात करें तो वहाँ पे रात में टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस।
होचो कितनी ठंड पड़ती वाला आदमी की नहीं बार मेल दिए थाने थे तो जमजो फ्रीज में रखने की जरूरत को नहीं। ठीक है, आप आइस बॉक्स के अंदर कुछ रखते हो ना, उस तरीके से बिल्कुल जम जाता है। ठीक है ना। और ये हो गया आपका लद्दाख, और इसके अंदर कुछ शब्द दिए हुए देखो। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश। ठीक है, लद्दाख। और पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास है जो आपके लद्दाख के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, लद्दाख के अंदर आपका एक स्थान है जिसका नाम है द्रास। ठीक है। और अब आपके लद्दाख को देख लेते हैं। लद्दाख देखो, ये भारत का मैप है, जम्मू कश्मीर का मैप है। ठीक है ना। अब इस जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहले पहले वाला मैप है, अभी तो आपके जम्मू और कश्मीर फिर लद्दाख अलग कर दिया। ठीक है ना। देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना, टिमटिमिया वाला, ये वाला एरिया, ये वाला, ये आपका लद्दाख है। ठीक है ना। और ये पूरा ठंडा वाला क्षेत्र, ये आपका कारगिल है, ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये आपके जोजिला है, यहाँ पे लेह है, श्योक है, ये आपकी यहाँ पे श्योक नदी निकल रही है, ये इंडस नदी निकल रही है, ये यहाँ पे सिंधु नदी निकल रही है इधर से। ठीक है ना, इस तरीके से। आगे देखो, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पे जो बारिश होती है वो बिल्कुल कम होती है। अब आप कहोगे कि सर बारिश बिल्कुल कम होती है, फिर यहाँ पे बर्फ कैसे जमती है? तो देखो, ये एक अलग चैप्टर है कि बारिश किस तरीके, यानी ठंड किस तरीके से, वो क्या बोलते हैं, बर्फ किस तरीके से जमती है। देखो, वाष्प होता है, जल वाष्प, नाम सुना आपने? जल वाष्प आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा। तो वहां पे बारिश की जरूरत ही नहीं है। जल वाष्प वाला जो जब है ना, ऊपर जो आसमान के अंदर, बादलों के अंदर जो जल वाष्प होता है, वो धीरे धीरे नीचे आकर के क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आप पैर छाया में हो, और तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। देखो आगे, अब इसके अंदर किस तरीके की वनस्पति एवं प्राणी जात पाया जाता है। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पावलर के पवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति नजर आती है। इसमें रॉबिन, देखो ये जो आपका है ना, इसके अंदर रॉबिन पाया जाता है, डेट स्टार्ट पाया जाता है, तिब्बती सनोकॉक पाया जाता है, एवं रेवेन एवं हुप पाया जाता है। अब ये यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। ठीक है ना। सामान्य पक्षी हैं, और इनमें से कुछ पक्षी, इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी, प्रवासी यानी बाहर से उड़ के आने वाले पक्षी। लद्दाख के पशुओं में अगर बात करें तो जंगली बकरी, ध्यान रखना, जंगली बकरी आपके लद्दाख में पाई जाती है। जंगली भेड़ लद्दाख में, याक एक प्रकार का यहाँ पे पाया जाने वाला बिल्कुल जानवर है, और कुत्ते भी यहाँ पे पाले जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए, वो घने बाला वालों दिखे नहीं, अब थोड़ी देर बता दी मैं था याक कड़ो है, बिंगो उपयोग के करे बे पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। आपने अगर 6 क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो पहले ही पार्ट में अंदर आपने दिया हुआ पश्मीना शॉल है, और पश्मीना शॉल है जो आपके यहीं पे मिलती है, लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में लोग, इससे पहले यहाँ पे कुछ दे रखा है, लद्दाख को खापासान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। क्या कहते हैं? लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? खापाचान। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है हिम भूमि। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। अब ये यहाँ पे जो यहाँ पे जीव है, पक्षी है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप, ये एक विलुप्त प्राय, विलुप्त का मतलब बिल्कुल खत्म होने वाला है। इसका शिकार सहातुस नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, यानी इसका जो शिकार है सहातुस नामक इसकी ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का है, अत्यधिक गर्म होता है। अब ये चीरू कैसा होता है अपन देखेंगे इसको। ठीक है। और लोग यहाँ, मतलब क्या आप लोग एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। ठीक है ना। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के स्थान, गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस्थिक्से शे एवं लामरू ग्रीष्म ऋतु में, अब यहाँ पे जो मठ है उनके नाम है। ठीक है ना, ये मठों के नाम है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं सलमज की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है, और वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। अब जो आपका लद्दाख है इसकी राजधानी
वे हैं सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट ए ले को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं अगर आपने पढ़े? और ये देखो इस तरीके की मठ्ठे बनी हुई है वहां पे, ये देखो ये वहां पे मठ बने हुए हैं, ठीक है ना। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, और ये जो पेड़ होता है ये आपके इन्हीं क्षेत्रों के अंदर होता है, ठीक है ना। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है सरपत यानी जिसको विलो कहते हैं, विलो के पेड़ से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओ आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की शेर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये तो आपके यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा वाले लद्दाख की महिला है। और इधर कॉर्नर में क्या दिया हुआ है? मनाली ले राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। अब ये मनाली ले राजमार्ग है वो 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, ब्रालासा और लुनगालासा ला एवं टंगलग ला। अब ये सब ला लाई है। यहाँ राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुला रहता है, बाकी दिनों में बर्फ से ढकलाता है, इसलिए इसको नहीं खोला जाता है। तो ये आपके हो गए, और कुछ आपको चित्र बताने हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसके अंदर अपन अभ्यास प्रश्न करके नेक्स्ट अध्याय की शुरुआत करेंगे। मिलेंगे आपके नए सेक्शन नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब